जिसका प्रधानमंत्री 20-20 घंटा काम करे, सीधे नरेंद्र मोदी के जो आप हनुमान बने, फ्लाइट में चढ़े मंत्री बन के उतरे बिना मंत्री के। क्या मोदी जी इसको पसंद करते हैं, इस तरह के बयान को? कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की। न मैं किसी को डराता हूँ और न किसी से डरना चाहता हूँ। कभी कोई मुसलमान आपका दोस्त बना या नहीं? राहुल गांधी आजकल चिल्लाते हैं जाति जाति जाति। आपको तो लोग दादा ही कहते हैं। राजनीति में आपका गुरु कौन है? मोदी कृपा नहीं मानते? कभी मोदी जी की तरफ से आपको कोई डांट वांट पड़ी है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 17 से 22 अक्टूबर के बीच बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल कर आए हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद लगातार अपने मंत्रालय में क्या नया नया प्रयोग हो सकता है इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि बांस से कैसे कपड़ा बने, या फिर वो रुई जो है मदार से कैसे हासिल की जा सके, जो कि सामान्य रुई की तुलना में 5 गुनी ज्यादा गर्म होती है, और इन सब से अंततः किसानों का कैसे फायदा हो। गिरिराज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कैसे इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप मैनेज करते हैं कि एक तरफ तो आप बिल्कुल उग्र हिंदुत्व लीडर के तौर पर जो है आपके एक से एक एग्रेसिव बयान, और दूसरी तरफ अपने मंत्रालय में क्या इनोवेशन नया लाया जाए, क्या कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट लाए जाएं, इन दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं आप? गांव में कभी आपने देखा होगा कि पहले जो चावल बनता था वो लोग पैर से हाथ से कूटते थे, एक तरफ निकालते थे, बच्चे को भी ठीक से देखते, महिलाएं देखती थी। तो जब आपका ध्यान अपने मिशन की ओर हो और जिसका प्रधानमंत्री 20-20 घंटा काम करे, उसका मंत्री स्वतः है कि वो काम करने के लिए प्रेरित रहता है, किसी और से नहीं, अपने प्रधानमंत्री से। आपने मंत्री के प्रेरित होने की बात की प्रधानमंत्री से, तो मंत्री तो आप नीतीश कुमार की सरकार में भी थे जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं। तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्रित्व काल और मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल, दोनों की लीडरशिप के बीच क्या फर्क पाते हैं आप? वैसे तो मुझे आपको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने पूछ दिया है तो मैं तुलना नहीं करूंगा। क्या तुलना करने के लायक नहीं है? तुलना करने के लायक, मैंने तो सिर्फ लीडरशिप की स्टाइल के बारे में पूछा एज एडमिनिस्ट्रेटर। मोदी जी एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक विजनरी भी हैं। नीतीश जी के साथ काम किया, सच कहूं तो उस समय कार्यकाल में मैं अर्ली जो पहला और दूसरा रहा, उसी में मैंने उनके साथ काम किया। 13 को हट गए, 13 में हम उनके साथ, उसके बाद कभी काम नहीं किया। लेकिन 13 तक उनके विजनरी और काम करने में कभी उन्होंने किसी को अड़चन नहीं डाला। लेकिन मोदी जी नए नए प्रयोग को, उनसे अच्छा लिसनर हमको नहीं मिला। जो लिसनर होता है यानी वो दूसरे के चीजों को भी सुनने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार नहीं सुनते थे? नीतीश कुमार जी के साथ मेरा उस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो पाया। मंत्री जरूर थे, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे हटने के बाद भी मेरे प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मेरे काम की तारीफ की है। अब तो नहीं रहे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, किसी न किसी कारण से मेरे उतने अच्छे नहीं रह पाते थे ताल्लुकात, लेकिन दोनों ने मेरे काम करने के तौर तरीके को सराहने का काम किया है और मेरे प्राइम मिनिस्टर से कहा है। इसलिए मैं दोनों को धन्यवाद देता। एक तो इस दुनिया में नहीं है कि कम से कम ये तो है कि किसी के काम की भी तारीफ करना। गिरिराज जी, सुशील मोदी पे बात याद आई, अब नहीं रहे, आपने खुद भी कहा। एक समय बिहार की राजनीति में आपको जो है लोग सुशील मोदी का लठैत कहते थे, उनका हनुमान कहते थे, और वहाँ से आपने जो ट्रांजिशन मारा सीधे नरेंद्र मोदी के जो आप हनुमान बने, ये ट्रांजिशन कितना ईजी था आपके लिए? मेरे लिए
बिल्कुल इजी था, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ हम काम करते हैं उस आइडियोलॉजी में जब हम बिहार के मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी मेरे मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मुझे ये कहने में, मैं अंतिम बार आपके साथ बाइट भी दिया था और उसके बाद मैं बिहार में मंत्री भी नहीं रहा, पता नहीं। 2013 के जून की वो तारीख थी जिस दिन आप हम अहमदाबाद में बैठे थे और वही फोन आया कि जो सरकार से बर्खास्त कर दिया गया आप लोगों को। तो उस समय कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया था, कुछ लोग बचे हुए थे। तो हम फ्लाइट में चढ़े मंत्री बन के, उतरे बिना मंत्री के। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए जिस आइडियोलॉजी में संघ का एक स्वयंसेवक होने का मुझे फक्र है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये दोनों मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ सीख दी है। और वही सीख से मैंने बाएं देखा न दाएं देखा, और उसके लिए मेरे नजर में नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर होने वाला दिख नहीं रहा था। कई लोग हमसे दुखित भी थे, चाहे पार्टी को हो या पार्टी के बाहर के, कुछ अब नहीं रहे, कुछ हैं। और देश की जनता धीरे धीरे पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे कि बैलेट से चुने गए बाद में, और देश ने पहले प्रधानमंत्री मान लिया नरेंद्र मोदी को। ये मुझे लगता है आजादी के बाद ये पहला मोड़ था, राजनीतिक मोड़, बदलाव। और उसमें मैं अपने आइडियोलॉजी के साथ कहते रहा कि जो भारत का विकास भी करेगा और जिसके पास राष्ट्रीयता की हाथ में ध्वज भी रहेगा। तो ये दोनों नरेंद्र मोदी में था और देश को अच्छा लगने लगा। और देश 13 में मुझे लगता है कि इनको कमान सौंपा गया प्रचार प्रसार का, लेकिन जनता 14 के पहले ही प्रधानमंत्री मान लिया। ये बताइए, आपने कब ये तय किया, चूंकि आप बिहार में थे, नीतीश कुमार की सरकार में थे, कि अब तो बिल्कुल मोदी जी के साथ हो जाना? कहीं वो 2010 का वो दिन तो नहीं जिस दिन नीतीश कुमार ने अपने घर पर, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, मोदी जी सहित सभी लोगों को इनवाइट किया था, बड़े नेताओं को, और फिर जो उन्होंने अचानक वो डिनर कैंसिल कर दिया था? कहीं वो ट्रिगर पॉइंट था या? वही वो ऐसा पॉइंट था कि मैं उसको कह नहीं सकता, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता था कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। और स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे प्रभारी थे और उन्होंने मुझे 10 में मंत्री बनाया था, उन्हीं के नेतृत्व में बने थे। कौन बनाया, नहीं बनाया, पार्टी ने बनाया, लेकिन उनके लीडरशिप मंत्री में। तो पहले भी आप बन गए थे? पहले भी बने थे, लेकिन प्रभारी अरुण जेटली थे। तो स्वाभाविक है हमें एक माइनस पक्ष है, वो माइनस कार्यकर्ता में नहीं होना चाहिए। मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूं कि नहीं, मैं अपने जो मुझे समझ में आता है वो मैं व्यक्त कर देता हूं। और वही कारण रहा कि 10 में मैंने बयान दे दिया नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और नीतीश जी के जब पक्ष में दूंगा तो विरोध में ही होगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से किसी का बयान नहीं आ रहा था, न प्रदेश का न केंद्र का। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मेरी मैं किस तरह से उस समय बयान तो दे दिया, लेकिन मैं पढ़ाड़ भी सह रहा था।
लेकिन एक चीज़ बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रामविलास पासवान, जिनको कहा जाता था कि प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी वो सबसे बड़े मौसम विज्ञानी थे, भांप जाते थे कि कहाँ जो है क्या होने वाला है और कहाँ जाने पर फायदा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि समय रहते आपने भी ट्रैक चेंज कर दिया, आपको लग गया कि अब मोदी जी का दौर शुरू होने वाला है इसलिए पहले ही लग लो? मेरा ट्रैक तो वही था, जिसको हटना था ट्रैक से वो हटे। मेरा ट्रैक था संघ का स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राष्ट्रीयता, और इसी ट्रैक पर मैं चलते रहा। और उसमें मुझे नरेंद्र मोदी ही दूर दूर तक दिखाई दिए, दूसरा कोई नहीं। हमने ट्रैक नहीं चेंज किया, उस ट्रैक पर नरेंद्र मोदी ही दिखाई दिए। मोदी जी तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अभी आप जो 5 दिन तक यात्रा निकाल कर आए बिहार में, और वो भी उस इलाके से आपने बेगूसराय जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, आपने वहाँ से शुरू किया, अररिया तक गए, फिर किशनगंज में आपने ख़त्म की, और फिर वही जनसंख्या जिहाद, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स, ये कहना कि भई हिंदू जब तक मेजॉरिटी में है तभी तक सद्भाव है, नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा जहाँ भी मुस्लिम ये सब जो आप बयान देते हैं, वो क्यों देते हैं? ये क्या मोदी जी इसको पसंद करते हैं, इस तरह के बयान को? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं एक अनुशासनहीन व्यक्ति हूं। मैं अनुशासित रहने वाला कार्यकर्ता हूं, लेकिन मन के अंदर की बात को रोक नहीं पाता। क्या ये सच नहीं है कि देश में जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, 99%, वहां सामाजिक समरसता है, और जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या नहीं है, वहां वहां सामाजिक समरसता बिगड़ा हुआ है। ये सच है। अगर नहीं है तो मैं दोषी हूं। अगर ये सच है तो मैं उस सच्चाई को जमीन पर देखने का काम किया हूं। कांग्रेस पार्टी ने बंटवारे के समय अगर बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली होती, खास करके नेहरू जी, मैं अपनी बात नहीं कोट कर रहा हूं, उनका भारत पाकिस्तान विभाजन के किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, मैंने कहा कि टोटल पॉपुलेशन को ट्रांसफर करना चाहिए और वहां से हिंदू को ले आना चाहिए, यहां से मुसलमान को। यही बात मैं कहता। और अब वो बाद में उन्होंने ये भी लिखा है, अगर ये नहीं हुआ तो भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं रहेगा, जो दुष्परिणाम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे तमाम जिलों में देखने को मिलता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है ये सच्चाई है और ये कोई पार्टी लाइन से बहुत अलग नहीं है, तो फिर क्यों आपकी पार्टी ने कह दिया कि भई ये तो इनकी निजी यात्रा है? आप नीतीश कुमार और जेडीयू को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो काफ़ी नाराज़गी जताई। देखिए, मैंने पार्टी की यात्रा नहीं निकाली थी। मैं पैदा लिया हिंदू में, मरूंगा हिंदू बन करके, ऐसा अपना मत है कि मैं कभी इधर से उधर नहीं जाऊंगा। बीच के कार्यकाल में मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, मंत्री हूं, संतरी हूं। ये तो बीच का फेज है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि एक सांस्कृतिक धरोहर है सनातन हिंदू, इसके बगैर भारत की पहचान ही नहीं है, और यही धरोहर भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखा है, और वो कमजोर हो रहा है, ये मैंने जमीन पर देखा है। तो इस कमजोरी से बचाने के लिए आप लोगों को ये कहते हैं कि हिंदू अपनी संख्या बढ़ाएं? मेरे कहने से भी कोई नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम गांव में जब पूछता हूं, जिसे आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं,
आप कितने भाई बहन? 8, 9, 10, 11, 12। आपके बच्चे कितना? 3, 4, 2। काहे तो पढ़ाएंगे बच्चे को? वहां कोई जहर बोने वाला नहीं है हिंदू समाज में। लेकिन एक चीज बताइए, कहते हैं ना कि जिस चीज के बारे में आप उपदेश देते हैं पहले खुद फॉलो करना चाहिए। आपने अपने पर फॉलो किया? आपने अपने बच्चे बच्चे बढ़ाए नहीं का? बढ़ाया। तो इसका अफसोस रहता है कि दो पे ही नहीं, क्यों रह गया? एक ही में रह एक ही गए। पर बताइए। हमें नहीं पता था कि जो बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा एक दिन भारत के लिए नासूर बन जाएगा। आज भी लोग कहते हैं सच्चाई को कबूलना पड़ेगा, चाहे मुझे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े। ये सच्चाई नहीं है कि जोगिंदर मंडल एक बड़े नेता थे शेड्यूल कास्ट के, जिन्ना के साथ गए थे। ये सच्चाई नहीं है कि जोगिंदर मंडल वहां मंत्री भी बने और पाकिस्तान में कुछ ही साल के बाद जब शेड्यूल कास्ट पर कन्वर्जन होने लगा, उनका धर्म परिवर्तन उनके साथ, तो वो वहां से भाग करके इस्तीफा देके निर्वासित जिंदगी जिया। आज पाकिस्तान में हम बचे नहीं, हमारी मंदिरें टूट गई, मंडप से बेटियां उठ गई, हम कन्वर्ज कर गए हमारे। तो आज बांग्लादेश में बटा, बांग्लादेश की स्थिति देश ने देखा। आज बाबा साहेब अंबेडकर फिर याद आते हैं। दुर्भाग्य रहा कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की है। नहीं, बांग्लादेश पे मुझे याद है मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए। वहाँ शेख हसीना वाजिद की सरकार गई, इनफैक्ट उनको हटना पड़ा, इतना जबरदस्त उनके सामने आंदोलन वहाँ खड़ा किया गया। किसने खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, कौन उस साजिश में शामिल था, वो जाने दीजिए। लेकिन जो आपका मंत्रालय है उससे जुड़ी हुई बात है कि बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट में, खासतौर पे रेडीमेड कपड़ों के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में भारत से कंपटीशन करता है। आज जो वहाँ इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो अस्थिरता है, उसका फायदा क्या भारत उठा सकता है कम से कम अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को और बूस्ट करने के मामले में? मैं आपसे कहूं, जब मैं इस विभाग में आया तो लोगों ने मुझे बांग्लादेश, वियतनाम, रेडीमेड में लोग मुझे कहते थे कैसे compete करेंगे, इंडस्ट्री भी आके कहा था। मैंने पूरा अध्ययन किया। 45 लाख लोग केवल लगे हुए हैं बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट्स में, और भारत में उसका था compete करने का लेबर रेट और वहां की पॉलिसी। आज देश के अंदर में बांग्लादेश में जितनी वेतन पे, जितने मजदूरी पे लोग काम करते हैं, भारत पे उतना दे रहा। हम भी $113 से $130 एवरेज वर्कर को 8 घंटे का मिल रहा। और मेरे लिए न वियतनाम संकट है और आप फायदा नहीं, यहाँ लोगों को मार्केट, दुनिया को हमारे लिए एक मार्केट है, तो मैं उस मार्केट में उस कमी को पूरा करने की कोशिश हमारी इंडस्ट्री कर रही है। लेकिन जिस भारत के अंदर कितना कपड़ा बनाता है बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या एडिशनल ऐड होती है, पैदा लेते हैं। हमें उसके लिए भी कपड़े बनाने पड़ते हैं। गांव में कस्टमाइज, जिसे दर्जी कहते हैं, दर्जी से लेकर के टेलरिंग हाउस से लेके नॉन ब्रांड से लेके ब्रांड तक, हम तो हर साल 2 करोड़ बच्चों के एडिशनल पॉपुलेशन का हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते रहते हैं। तो ये बताइए, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या हर साल जो ऐड हो रही है, अगर उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो थोड़े बहुत घुसपैठी अगर बांग्लादेश से आ जाते हैं या रोहिंग्या आ जाते हैं, तो आप आसमान सर पर क्यों उठा लेते हैं? वो तो कहते हैं ना कि वो गरीबी के मारे वहां से किसी तरीके से छोड़ के भागते हैं। घुसपैठ आपके लिए समस्या है या नहीं? मैं एक नागरिक घुसपैठ समस्या है या नहीं आप? घुसपैठ
से जो परेशानी है वो देश समझ रहा है। आज देश के अंदर में ये घुसपैठिए ही तो सीए के आंदोलन कर रहे थे। ये लालू जी पूरे खानदान जो सर पे टोकरी लेके दो नाच रहे थे कल से परसों तक। हमने तो कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए लालू जी तेजस्वी जी क्यों परेशान हो, ये वही तो है। मैं जो कांग्रेस पे कह रहा हूं, कांग्रेस ने 71 में विभाजन हुआ पाकिस्तान का, लेकिन कांग्रेस ने अगर शर्तों के साथ पूरी आजादी के बाद हम बैरिकेटिंग कर पाते, सीमाओं को रोक पाते, उस समय से हमने धर्मशाला बना दिया और ऐसा धर्मशाला हो गया कि मैं उसकी, आप कभी उन इलाकों में घूमे, देश के आपका दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कोई ऐसा, बेंगलोर, कोई ऐसा शहर नहीं है साहब, ये जो कर्नाटक, ये लोग एक हर जगह बांग्लादेशी मिलेंगे, रोहिंग्या मिलेगा। लेकिन एक बताइए, 10 साल से तो आपकी भी सरकार है केंद्र में जिसके आप खुद पार्ट हैं, फिर क्यों घुसपैठ नहीं रुक पाती? अभी भी आता है कि घुसपैठ हो रही है। अरे भाई, फिर आप आ गए पॉलिटिकल पे, सच्चाई के साथ रहिए। नहीं, घुसपैठ हो रही है नहीं। जो खानदान घुस गया बांग्लादेशी, अब पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार तो हमारी है केंद्र में, बंगाल को हम क्या करेंगे? जो खुद को समझती है ममता जी, वो एक देश है, रेड कारपेट बिछा के रखी, आई कार्ड भी बना देती, आधार कार्ड भी बना देती, और फिर वो वहां से पूरे देश में भ्रमण करते। नहीं, लेकिन बिहार में तो आप भी सरकार में पार्ट रहे और उस समय भी तो घुसपैठ कोई रुका नहीं था, उस सरकार के आप भी पार्ट थे। मैं थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि धैर्य से मेरी बात को सुने, गंभीरता से। अभी सबसे बड़ा घुसपैठिए का मुख्य द्वार बंगाल बन गया है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, रेड कारपेट बिछा हुआ, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पीएफआई का हेडक्वार्टर बना हुआ है, तो उसमें कौन दखलदहानी दे? जब ममता जी को सब वोटर ही दिखाई दे और वहीं से पूरे देश में वो सीएनएफ बन गए हैं घुसपैठियों का बंगाल, और पूरे देश में फिर वो सप्लाई करती है, उसको पोशाक दे करके, उसको पूरा तरह से भारतीय नागरिक बना करके। तो आपने बंगाल की बात की, ममता बनर्जी की बात की, लेकिन जो है अभी तो झारखंड में आप ही की पार्टी के हिमंता बिश्वा शर्मा जोर शोर से कह रहे हैं कि झारखंड भी जो है बांग्लादेशियों का अड्डा हो गया। झारखंड में जो ये जो करंट गवर्नमेंट है, उसके पहले तो आपकी पार्टी की सरकार थी, तब भी वहां कौन सा रुका? फिर थोड़ी सी समझने की जरूरत है। बंगाल शुरू से रहा, आज तो स्थिति है कि झारखंड के अंदर हिंदू का मतलब वहां है आदिवासी, झारखंड में, और झारखंड में आदिवासियों की संख्या गिर गई, आपको मालूम है, 44 से हम 28 पर आ गए। हमारी बेटी वो बांग्लादेशी के साथ में शादी कर लिया, हेमंत सोरेन खुले दरबार रखे और कोई रोकने वाला नहीं रहा। इसीलिए तो हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि हिंदू बचेगा तभी तो झारखंड बचेगा। और जब आप वोट की नजर से देखते हैं, देश को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है वोट के सौदागरों से। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को कॉपी कर रहे हैं। योगी जिनकी भाषा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वही उसी तरह की बात आप भी जाके बिहार में कर रहे हैं क्या? योगी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? रिप्लिकेट करने
कह दें तो अच्छी बात है, न कहें तो भी अच्छी बात है। मैं तो यही वहाँ कह रहा था, किसी को मैंने भड़काया नहीं। भड़काए तो लालू यादव और तेजस्वी ने, जो 2 दिन पहले वहाँ हंगामा हुआ। हमने तो कहा संगठित रहो, आपको नहीं भरोसा होगा। जहाँ छोटी आबादी है वहाँ लोटा और जग के बदले बधना रखने पर मजबूर कर रहा। वहाँ मैं बोलूं तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, हमारी बहनें डर से सिंदूर नहीं लगाती, जहां एकदम अल्पमत में नहीं, लेकिन इस तरह की जो बातें अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे ही भड़काते रहें तो माहौल तो अररिया की घटना हुई, आपने कहा कि लालू ने करवाया, लेकिन लालू तो ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में नीतीश राज और गिरिराज राज में कोई फर्क नहीं रह गया, ये हालात आपने पैदा कर दिए हैं। उनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट के लिए बेचारे कुछ भी कर सकते हैं, और उनका नाम ही रख दिया जाए तो एक समय मुलायम सिंह यादव का नाम रखा गया था। अब लालू यादव ही उस ओहदे पे चले आए हैं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हिंदुओं को उस इलाके में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज या भागलपुर, जहां भी है, एक होके रहने की जरूरत है। न बांग्लादेशी कोई, न मैं किसी को डराता हूं और न किसी से डरना चाहता हूं, क्योंकि भारत में सनातनी हिंदू के बगैर भारत की पहचान ही नहीं है। जिस दिन ये कमेगा लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। लेकिन आपके जो इस तरह के बयान आते हैं और आपने जो यात्रा निकाली, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू फिर से जो है आप लोगों का साथ छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो उनकी पार्टी तो बड़ी अनकंफर्टेबल थी। अगर मुझसे किसी को भी तकलीफ होगी तो मैं पद से, कौन कहे, जरूरत पड़ा तो मैं किसी चीज से हट जाऊंगा। हम किसी को तकलीफ दिया ही नहीं। हम तो हिंदुओं को एकत्रित करने की बात की, और आज भी कह रहा हूं, संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, और बटोगे तो कटोगे। योगी वाली ही तो भाषा है। हाँ, किसी सच्चाई को किसी की भाषा रहे, ये तो रखना ही पड़ेगा। आज लोग जातियों में बांट रहे हैं। लालू जी कभी नहीं कहे कि 74 जाति के मुसलमान हैं, कभी नहीं कहते, लेकिन हिंदुओं में खूब बंटवारा। राहुल गांधी तो लगता है कि देश के अंदर गृह युद्ध करवा करके देश को जलाना चाहते हैं, उनकी भाषा अगर सुन ले तो। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी की भाषा की आपने बात की, अब तो उनकी बहन भी राजनीति में आ गई हैं। बहन को आप ठीक मानते हैं भाई के मुकाबले? उनसे तो कोई परेशानी नहीं है आपको? दुर्भाग्य है इस देश का, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नेहरू खानदान परिवार से बाहर निकलता ही नहीं है। देश में लोकतंत्र है, वो राजतंत्र से बाहर निकलते ही नहीं। आप देख ले, ये अलग बात है कि गांधी परिवार में सबका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, एक को छोड़ करके, फिरोज गांधी को। पता नहीं फिरोज गांधी को क्यों नहीं लिखना चाहते। नहीं, बट आपकी समस्या क्या है? मतलब फिरोज गांधी को लेकर आप क्यों जो है, आप तो वैसे तो गांधी परिवार में किसी को पसंद नहीं करते, हर सब पे हमलावर रहते, फिरोज गांधी को याद नहीं, करने का पसंद कारण? नहीं करते, हमको तो किसी से मतलब नहीं है, अन्य उनसे कोई मेरी दुश्मनी है, लेकिन गांधी परिवार के हर बच्चे का नाम स्वर्णिम अक्षर में कैसे लिखा जाए, उसमें एक ही नाम है जिसका कहीं बहुत चर्चा नहीं होता, वो है फिरोज गांधी। या तो उस नाम से अपने को जोड़ना नहीं चाहता राजीव गांधी के बाद या इंदिरा गांधी के बाद। नहीं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी मान लीजिए चुनकर अगर आती हैं संसद में, हालांकि उन्हें तो अभी चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन भर दिया है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? हमको क्या परेशानी होगी? गांधी परिवार जिसे, डेमोक्रेसी में सबको आजादी है। हाँ बिल्कुल आजादी है, लेकिन ये तो गांधी परिवार में मैं क्या कहूं, रानी के कोख से पैदा लिया हुआ लोकतंत्र में तो ऐसा होता नहीं।
लेकिन इन्होंने एक पद्धति जरूर चला दी है कि इन्हें देश से कोई लेना देना है नहीं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, देश से लेना देना है नहीं, लेकिन जो गांधी परिवार, राहुल गांधी आजकल चिल्लाते हैं जाति जाति जाति, इनके दादी जी, इनके पिताजी, इनके दादा नाना जी, सब लोगों ने पिछड़ों का नुकसान ही किया। और ये पागल की तरह जहां जाएंगे वहां जाति जाति खोजेंगे। अब कहीं कंपटीशन हो रहा है सौंदर्य का, वहां भी कहेंगे कि यहां भी दलित नहीं, यहां भी जातियां नहीं। एक दलित को बाहर खड़ा कर दिया, अब पूरे परिवार अंदर में थे, एक बार भी नहीं। दूसरा होता तो कहते कि नॉमिनेशन करने गए तो उसमें एक भी दलित नहीं था, एक भी पिछड़ा नहीं था, लेकिन खड़गे को बाहर कर दिए, अपने पूरे खानदान सब थे वही। तो राहुल गांधी की यही खासियत है। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, अगले साल आपके यहाँ चुनाव है, बिहार में, जिस बिहार से आप आते हैं, ये बताइए कि बिहार में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, तेजस्वी हैं, कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक ही आ गए हैं ऑलमोस्ट? देखिए, वोट तो जनता को देना है। हाँ, एक वोट के ठेकेदार लालू यादव का परिवार है, वो समीकरण माई का बना के रखा है, और इसीलिए कल तिलमिला के उठे कि कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा सकता है, ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो कारण वही वोट बैंक था। वो वोट कहीं इधर उधर जाए नहीं, देश चला जाए रोहिंग्या और बांग्लादेशी में, लेकिन वोट नहीं जाए। अन्य वोट है, अन्य वोट पर पूरा मुझे भरोसा है कि आने वाले दिन में जनता तय करेगी, लेकिन भगवान न करे कि फिर से किसी गलतफहमी का शिकार कोई हो और लालू जी का राज आए। डर है कि आपको कि लोग गलतफहमी में आ भगवान न करे, कभी कभी तो कुछ हो जाता है ना, भगवान न करे। मैं इसीलिए भगवान को साक्षी मान रहा हूं, बीच में रख रहा हूं कि भगवान बिहार के साथ वो दिन न फिर लौटाएं, क्योंकि लालू राज आने का मतलब है लालू खानदान का राज, कि फिर वही फिरौती, फिर वही रंगबाजी, फिर वही डकैती, फिर वही सब कुछ। एमवाई समीकरण की बात की और आपने कहा कि अपने एमवाई समीकरण को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के बयान लालू या उनका परिवार देता है। एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव। एक चीज बताइए, 72 साल के आप हो गए, इतने लंबे जीवन में कभी कोई मुसलमान आपका दोस्त बना या नहीं? हाँ, मेरे इतने हमलावर रहते हैं आप? कई दोस्त मुस्लिम थे, गांव में मुसलमान दोस्त थे, लेकिन अभी भी है। लेकिन जब पता नहीं इधर के दिनों में उनमें इतनी कट्टरता आ गई, हबीब नाम है मेरे गांव का, वो हाजी भी बन गया और कट्टर हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही के बयान को देख देख के वो कट्टर हो गया हो, वो भी अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतना नहीं, कॉन्शियस हो मैं गया तो हो? कभी मुसलमानों के खिलाफ में बयान ही नहीं दिया। अभी तो बयान दे के आ रहे हैं। नहीं, अब तो कहते हैं ना कि जहां भी मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी वहां पर धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो ये जाएगा। सच्चाई है, सच्चाई को कैसे ना कहूं। इसका मतलब मैं मुसलमानों के खिलाफ थोड़े ही बोलता हूं। तो हबीब जैसे कितने दोस्त आपके रहे हैं? हबीब जैसे दोस्त, वो भी तो कट्टर निकल गया, वो भी अब दोस्त नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है। शाहनवाज हुसैन मेरे अच्छे मित्र हैं, नकवी भी है, कई नकवी है। ये बताइए, एमवाई का दूसरा जो है वो यादव है, यादवों के साथ तो आपका प्रेम है ना? अपनी पार्टी में भी आपके कई सारे यादव नेता हैं, बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, अपने आसपास किसी यादव को रहने देते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। यादव वो एक तरह से प्रोटेक्टर है हमारा,
अपने आसपास ऐसे किसी अरे प्रोटेक्टर भाई, को रखते हैं? हमारे साथ आरजेडी के यादव भी चल रहे थे, रिनाउंड जदयू के हिंदू चल रहे थे, मैं सबको कहा, कम्युनिस्ट के हिंदू चल रहे थे, मैं हिंदू मेरे साथ चल रहे थे, मैं हिंदुओं को जगाने चला था, इसलिए हिंदू की फौज मेरे साथ थी। मुझे कहने में कोई भय नहीं है। आपने कम्युनिस्ट की बात की तो उस पे मुझे याद आया कि जो है आप बेगूसराय को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेगूसराय एक जमाने में लेनिनग्राद कहा जाता था, इतना ज्यादा कम्युनिस्टों का वहां जोर था। कैसे आपने, वो पूरा मोदी मैजिक था, मोदी जी का जादू था जिसके सहारे बेगूसराय में आप 2019 में भी जीते, 2024 में भी जीते? वहां तो कन्हैया कुमार थे 2019 में आपके सामने। उसमें मेरी कोई पूंजी नहीं थी, आज भी मेरी कोई पूंजी नहीं है। ऊपर महादेव थे, नीचे मोदी और वहां की जनता कार्यकर्ता, मेरा तो कुछ नहीं वहां है। मैं इतने दिनों से जरूर बेगूसराय, बचपन से लेके अब तक वहां रहने का काम किया, लेकिन मोदी जी के प्रति आज भी लोगों में सहानुभूति है। मोदी जी को लोग चाहते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। भरम कोई फायदा फैला करके, कभी लाल किताब दिखा करके, कभी लाल झंडा दिखा करके कुछ भड़का जरूर देते हैं। राहुल गांधी को देखते नहीं थे, एक किताब रखे मेरे पास, पता नहीं उस किताब का पन्ना कभी उल्टे हैं, कुछ है कि नहीं, लोगों को दिखाया नहीं, उस फोल्डर है ऊपर में है या अंदर भी कुछ है। ये बताइए, इतने एग्रेसिव जो आप बयान देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इलाके से, चूंकि आप जिस इलाके में जन्मे, जो बढ़िया का इलाका है लखीसराय जिले का, वहाँ के लोगों के तेवर थोड़े आक्रामक होते हैं, वहीं से तो ये नहीं है आपके स्वभाव में ये सारा कुछ? नहीं, मेरे तेवर तो कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी दादागिरी किया हूँ। नहीं, आपको तो लोग दादा ही कहते हैं। वो तो प्यार से, उम्र भी हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए भी कहते हैं। मैं इतना जरूर कहता हूं, कहने में कोई मुझे शंका नहीं है कि आज भी मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, कट्टरपंथियों से खतरा है। कट्टरपंथी ही आज देश के लिए नाशूर बन गया। आपका पूरा समय इन्हीं सब चीजों को सोचने में जाता है, या फिर कभी जो मोदी जी का विजन है कि 2047 में भारत को विकसित बनाना है और उसके लिए सबको लगना होगा, देश को बड़ी तेजी से विकास करना होगा, 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनना होगा, आप लोगों ने उसमें समय आपका जाता है या आप लोगों ने मेरे चेहरे को इतना दागदार किया है कि आज भी मेरे काम को पूछेंगे तो मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से लेके अब तक, मैं अभी भी, मुझे फक्र है जिसकी चर्चा आपने की, मैं यहां भी आया हूं। अगर मुझे 20 मिलियन टन फाइबर की जरूरत है तो मैं ऐसा फाइबर ला रहा हूं जो किसान भी खुश होगा, किसान को भी 2 लाख रुपए एकड़ आएगा और देश को भी रोजगार मिलेगा, और एक नया फाइबर होगा बैम्बू जूट मिक्स करके। ये क्या है बम्बू जूट? ये कैसे ये पैदा करेंगे आप? ये देखिए, आज जूट को केवल जूट गनी बैग के रूप में आप देखते रहे, फिर उसमें उसके कपड़े भी बनते, जिसका जूट शॉपिंग बैग या कोई पर्स या कोई और छोटे छोटे आइटम बनते। लेकिन जूट के कलर को बिना डाई करेंगे या उसको छुएंगे सरफेस को तो वो बड़ा रुखरा होता, पहनने लायक नहीं होता। हमारे यहाँ एक इजरा करके जूट का इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, मैंने उससे कहा कि इसको बैम्बू से दोनों को मिक्स करके एक नया फाइबर बना के दो, और वो फाइबर बन गया है। वो बेस्कोस से भी ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरे साइंटिस्ट ने कहा। और जब ये हो जाएगा तो मेरा लक्ष्य है कि पूरब में
कभी रॉ मटेरियल नहीं रहा, कॉटन नहीं रहा, बेस्कोस नहीं रहा, सिंथेटिक फाइबर का कोई यूनिट नहीं रहा, तो स्पिनिंग मिल भी नहीं गया, वीविंग भी नहीं गया, लेबर जरूर आज पूरे देश में पूरब के ही हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो मेरे मन में आया कि ये फाइबर 5 टन का एक एक यूनिट रहे, एक एक जिला में क्लस्टर 100, तो 500 टन जब प्रतिदिन फाइबर पैदा होगा, क्योंकि बैम्बू उसी इलाके में, जूट उसी इलाके में, बिहार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, झारखंड हो, ये सारे को मिला करके वर्कफोर्स, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, वर्कफोर्स इतना में हमारे सेक्टर में है। ये फाइबर। और दूसरा जो मिल्क वीट कहा, जिसका जैकेट मैं पहना हूं, गर्म लग रहा है। ये आज मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस था, 62वां कॉन्फ्रेंस था, उसी में मैं गया था। इसकी रिजाई बना करके मैं लद्दाख ले गया। ये कौन सा मटेरियल है जो आप कुर्ता ये पहने? है जिसे मदार की रुई इसमें भरा हुआ है। अंग्रेजी में उसको मिल्क बीट कहते, और कहीं मदार कहते, आंकड़ा कहते, अकवन कहते, तरह तरह से, महाराष्ट्र में कुछ और कहते। ये 6 गुना अधिक गर्म होता, 5-6 गुना। अभी फोटो हम लिए होंगे, स्लीपिंग बैग -50 तक के लिए इस फाइबर को भर करके, वो भी 50% माइनस, और इसका वजन जो अभी तक स्लीपिंग बैग है उससे आधा से भी कम। तो एक चीज बताइए, ये सब काम जो करते रहते हैं, इसकी कभी आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप ये सब पूरे टाइम इसकी ये सब बयान में क्यों लगे रहते हैं? इसकी चर्चा आप दिखाते कहाँ हैं? आपके एक भी रिपोर्टर आते हैं पूछने के लिए? मैं तो कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ग्रामीण विकास में केवल टेक्नोलॉजी का सहारा लेके 20,000 से 25,000 करोड़ मनरेगा में बचाने का काम किया। 10 करोड़ से ऊपर मोदी जी ने कहा गांव की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना। पता नहीं, हम जब छोड़ के आए थे 10.2 करोड़ महिलाओं घरों तक जुट चुका था। लाखपति दीदी बनाना, ये सब मोदी जी के विजन के अनुसार हमने काम किया, और यहाँ भी कर रहा हूँ। और आपको वादा करता हूँ कि कभी मेरे काम का पूरा इंटरव्यू अगर आप दिखा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। काम पर बात आई, बिहार से आप आते हैं, बिहार के लिए भी कुछ कर रहे हैं। भागलपुर आप यात्रा में गए थे। भागलपुर एक समय टसर सिल्क के लिए जाना जाता था। गया के पास एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर कपड़े का काम करने वाले लोग हैं। कुछ एसईजेड वगैरह बिहार में खड़ा करेंगे अपने मंत्रालय में? बिहार को कुछ तो दे दीजिए। बिहार में आपने सही कहा कि गया में, मानपुर में 10,000 सब मिला के लूम होगा। हम निश्चित रूप से, और सिल्क की चर्चा आपने की, भागलपुर तसर सिल्क की, हम उसके रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। केवल बेंगलोर को हम नहीं, रेशम की नगरी कहते हैं। अभी मैंने पालमपुर, एक जगह है, यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, गुजरात में, जी, डीसा के पास। हाँ, और वहाँ जिसे हम कैस्टर कहते हैं, हम लोग अरंडी कहते, सबसे ज्यादा खेती गुजरात में होती है। एरी सिल्क अभी दिया हूं, वहां पूरा होगा, वो पूरे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट टू नॉर्थ। तो हम केवल ये काम नहीं करते हैं, हम मालवड़ी को दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में ला रहे हैं, लेकिन एरी सिल्क को टोटल उत्तर भारत और पश्चिम का हम सिल्क सिटी बना देंगे, आप चिंता न करें। हम, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो वो कहते हैं उसको जमीन पर उतारने का ही काम करता हूं, लेकिन अपने स्व को भी नहीं छोड़ता। और उसी का कारण है कि आज संकल्पित हूं कि मिल्क वीड, जिसे
मदार कहते हैं, ये रुई आने वाले दिन में हम यूरोप में इसके ड्रेस मटेरियल भेजेंगे। इसकी खेती कहीं होती नहीं, 2 एकड़ खेती हमने करवाया है निट्रा में, और अगले साल इसकी इकोनॉमिक्स जमीन पर निकल के आ जाएगा तो बंजर भूमि में भी होगा, अच्छी जमीन में भी होगा, और किसान को 2 लाख रुपए एकड़ आएगा, और हमें मिनिमम 2,500 केजी प्रति हेक्टर, 2,500 से 3,000 केजी आएगा कॉटन। जबकि अभी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया 2,000 से 2,200 केजी 1 हेक्टर में पैदा करता है रुई। वो भी हम अकोला डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अकोला में मॉडल लिया है, अकोला मॉडल, विदर्भा में उसको कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हर स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट जहां अच्छी पैदावार हो कॉटन का, उसका डेटा तैयार कर रहा हूं, और वो उस स्टेट का मॉडल होगा। तो हम केवल यही काम नहीं कर अभी आपने मोदी जी की बात की, ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ उसमें भी उन्होंने एक तरह से एजेंडा सेट किया, धूम है उनकी अगुवाई में जो भारत की कूटनीति की। मोदी जी भारतीय जो संस्कृति है उसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं। भारत की जो संस्कृति है उसका एक अनिवार्य हिस्सा खादी भी है, ये कुर्ता जिसमें कि आप भी हमेशा दिखते हैं और मोदी जी भी दिखते हैं। इसको कब तक आप ग्लोबल फैशन का एक तरह से कह सकते हैं बड़ा प्रतीक बना दें कि जब ये कुर्ता इतना फैशनेबल हो जाएगा, ये खादी इतना फैशनेबल हो जाएगा? कुछ है ब्लूप्रिंट? एक आज आपको मैं कह रहा हूं, कोई अहंकार में नहीं, अभी मैं चाइना के बराबर, ठीक है हमारी प्रति हेक्टर कॉटन की उपज कम है, इसीलिए मुझे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन टोटल पैदावार में हम चाइना के बराबर आ गए हैं। तो हम पूरे दुनिया में कॉटन सब लाइक करता है प्रीमियम फैब्रिक के रूप में। तो आज खादी और हैंडलूम के कपड़े की मांग डे बाय डे बढ़ रहा है, और मोदी जी ने इसको ग्लोबल कर चुके हैं। आप ई कॉमर्स में देखेंगे ये कपड़े आपको खूब मिलेंगे, हेम्प के फाइबर के, चाहे फ्लैक्स के फाइबर के, ये सारे चीज आपको मिलेंगे, देसी चीज पूरी दुनिया लोग लाइक कर रहा है। और ये जैकेट जब और डिजाइनदार बन करके यूरोप और रशिया के लिए जाएगा तो और लोग लाइक करेंगे। तो इसके लिए फैशन और इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ने की कोई योजना है कि ये हो सके? अभी देखिए भारत टैक्स कर रहे हैं फरवरी में, उसके लिए पूरी दुनिया में हम जाके रोड शो कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, इंडस्ट्री कर रही है, और उम्मीद मैं करता हूं इस बार का भारत टैक्स भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, अभी 170 बिलियन का मार्केट है, जो हम 350 बिलियन के मार्केट साइज पर ले जाएंगे, और उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि फैब्रिक मुझे 20 मिलियन टन चाहिए, वो कैसे होगा, हमें सिंथेटिक कैसे होगा, नेचुरल कॉटन कैसे होगा, अन्य फाइबर कैसे आएगा, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। गिरिराज जी ये बताइए, जब भी आपको कोई देखता है एक चीज़ बड़ी परमानेंट होती है, आप तिलक लगाते हैं हमेशा, ये जो टीका है, महादेव के बहुत बड़े आप उपासक हैं, जय महादेव आप हमेशा, आपका एक तरह से संबोधन भी है। मोदी जी भी महादेव के उपासक हैं, लेकिन मोदी जी शाकाहारी हैं, आप भी शाकाहार पे जाने वाले हैं या मांसाहार चलता रहेगा? देखिए खान पान रुचि का है, और मैं रुचि, लेकिन हम ये जरूर है कि भारत की संस्कृति के अनुसार हम खान पान को रखना चाहते हैं। अब फिर कहेंगे कि फिर वहीं आप आ गए। मैं सबको कहता हूं कि मुसलमान अपने धर्म का पालन करे और हिंदू अपने धर्म का पालन करे, हमें कोई हमारी संस्कृति पर हावी ना हो। जैसे हमारे यहाँ बलि प्रथा, तो बलि प्रथा देवी के आगे देते थे तो उसे झटका मीट कहते थे। तो मैं हिंदुओं से कहता हूं खाते हो तो झटका खाओ, हलाल मत खाओ।
आप खुद ऐसा देख देख के खरीदते हैं कि वो झटका है कि हलाल है? हाँ, ये दिल्ली के अंदर भी काफी हो गए हैं, वो लोग करते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि मुसलमान भाई हलाल खाओ, हिंदू भाई झटका खाओ। अपने धर्म के प्रति जो आस्थावान रहेगा वही दूसरे धर्म को आस्थावान। आस्थावान और रेडिकल होना, दोनों में अंतर है। जो रेडिकल है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। आज मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन रुक जा रहा हूं। बोल ही दीजिए। अगर सबसे बड़ा बाधक कोई है तो जो लोग अपने को मुल्ला कहते हैं वही बाधक ज्यादा है। ये जितने आपको मदरसा है, मोदी जी तो कहते हैं एक हाथ में विज्ञान, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में रामायण। लेकिन ये लोग बच्चों को सुधरने नहीं देते। जोगी जी ने कुछ सुधारा है, कुछ हेमंत बिश्व शर्मा ने सुधारा है। बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात मदरसा में कर रहे हैं। लेकिन एक मत तो ये भी है कि गरीबी की वजह से वो बच्चे मदरसे में जाते हैं। ना 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 ना, ये आपकी गलतफहमी है। ये मेरी गलतफहमी नहीं, एक मत है जो कि ये कहता है। मत जिनका रहे, सरकार तो कोई भी सरकार रहे, वहां स्कूल तो है ही प्राइमरी। अब कहीं पे शुक्रवार को छुट्टी दे देंगे। इनके जेहन में जो कट्टरपंथी है ना, इनके जेहन में इस्लाम छोड़ के कुछ सोचते नहीं। तो अभी तो हिंदू छोड़कर कुछ अरे हम तो सोचते अब नहीं। कम रहे हैं भैया। अब तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कह रहे हैं कि हिंदू है तभी ये लोकतंत्र है। अगर जिस दिन हिंदू कम जाएगा, यहां लोकतंत्र खत्म। पाकिस्तान में लोकतंत्र है क्या? अभी देखिए बांग्लादेश में लोकतंत्र बचा क्या? 57-53 देश हैं, लोकतंत्र है क्या? इसी भारत की संस्कृति में ही सेकुलरिज्म है। ये नकली सेकुलरिज्म की चर्चा सोशलिस्ट लोग करते हैं, कम्युनिस्ट लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातनी हिंदू में जो एकादशी करे वो भी सनातनी, और जो न करे वो भी सनातनी। यहाँ कह देगा गैर मुस्लिम काफिर। हमारे यहाँ गैर हिंदू सामाजिक, हम तो सबको मानते हैं। किरण जी, ये बताइए कि इतनी लंबी आपकी पॉलिटिकल जर्नी हो गई, 7 दशक से ज़्यादा के आप खुद हो गए। जर्नी भी 20 साल अगर माइनस कर 73 होने का, बिल्कुल। तो किसी को अपना गुरु बनाया या गुरु भी आप शिफ्ट करते रहते हैं? आपके राजनीति में आपका गुरु कौन रहा? हमारे गुरु हैं महादेव। नीचे कोई नहीं? महादेव है तो सब गुरु ही है। महादेव कहते हैं कि जैसा मुझे देखते हो सबको उसी नजर से देखो। मैं सबको गुरु ही मानता हूं। कैलाशपति जी के बारे में क्या ख्याल है? जो है वो बेचारे अब रहे नहीं, उन लोगों ने पूरी जीवन आइडियोलॉजी के लिए दे दिया। लेकिन कई बार तो आप कहते हैं कैलाशपति जी ने मुझे कोई सहयोग नहीं किया, भले वो सजातीय थे। ना ना ना, ठीक है। मैं अब कैलाश जी ने जो त्याग तपस्या किया है उसी कारण हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक चीज बताइए, आप अपने को लकी मानते हैं? लोग मतलब ये हमेशा चर्चा होती है कि आप पहली बार एमएलसी बने, और एमएलसी बने उसके कुछ ही समय के बाद आप मंत्री बन गए। 2002 में बने और 2005 में मंत्री बन गए। पहली बार आप सांसद बने 2014 में, उसी साल आप मंत्री बन गए। महादेव की दया। ये सब कुछ महादेव? सब महादेव। महादेव पार्टी को हम कैसे कह सकते? नहीं, पार्टी के कारण ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन महादेव की दया से। मोदी कृपा नहीं मानते? मोदी तो सब पार्टी के अंदर में तो मोदी जी आ गए ना, अमित भाई आ गए। आप मुझे क्या बुलवाना चाह रहे हैं? गिरिराज जी, ये बताइए, कभी मोदी जी की तरफ से आपको कोई डांट वांट पड़ी है? इतने सारे बयान देते रहते हैं, कभी लगा कि क्या पब्लिकली मुझे आप बेइज्जत करना चाहते हैं? नहीं, पूछ रहा हूँ। अरे अब वो अभिभावक के रूप में है। जितना बार मैं उसकी गिनती नहीं गिनाऊंगा, इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। जितनी बातें
जब वो एक अभिभावक है, जब उनको लगता है कि गलत बोल रहा हूं तो वो डांटते हैं। एक चीज बताइए, आखिरी सवाल, आजकल आपने अपने डीपी पर भी ना त्रिशूल वगैरह रख दिया है क्या? जो है मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है कि दिन ब दिन जो है सो और एग्रेसिव होते जाना है? एग्रेसिव नहीं, हमने 100 घरों का एक सर्वे करवाया। किसी के घर में अगर सांप निकल जाए तो सुरक्षा के लिए उसको भी भगाने के लिए डंडा नहीं, मच्छरदानी हम लोग बोलते हैं गांव में, मस्किटो नेट, वही फेंक दे। और गीता रामायण भी नहीं रह रहा, ये दुख की बात है। तो मैं कहता हूं कि त्रिशूल महादेव का है, पूजो इसको, पूजो। जब पूजोगे तो महादेव रहेंगे। धर्मो रक्षित रक्षिता, और जब इसकी रक्षा तुम करोगे तो ये जब मौका आएगा तो ये भी तुम्हारी रक्षा कर देगा। इसलिए हर लोग त्रिशूल रखो। धन्यवाद गिरिराज जी, इस संवाद में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और खुलकर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।